आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत्की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या हो गया? हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, ध्यान रखना। किसकी बात होगी? कौन? देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे इस चैप्टर में। ध्यान रखना, पूरे चैप्टर में बात किसकी होगी? केवल चार्ज पार्टिकल की बात होगी। और चार्ज पार्टिकल यहाँ पे हम ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मीन्स आपको इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। और स्टैटिक्स मीन्स हो गया रेस्ट में। इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? रेस्ट में होगा। इसमें ध्यान रखना, विराम में होगा, यानी रुका हुआ होगा। इस चैप्टर में पूरे में आपको यही ध्यान रखना है, आवेश कभी भी गतिमान नहीं होगा, मोशन में नहीं होगा। ठीक है? इसीलिए आपने पढ़ा होगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है। तो गतिमान आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है? और अगर विराम में है आवेश तो केवल वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को नहीं, यानी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न नहीं करेगा। तो इसमें क्या होगा? विराम में होगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ किसकी बात करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं मूल परमाणु क्या होता है। मालूम है मूल परमाणु क्या होता है? मूल परमाणु यानी कि फंडामेंटल एटम। फंडामेंटल एटम की बात करेंगे। फंडामेंटल एटम क्या होता है? मूल परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन मीन्स न्यूट्रल होगा। अब सवाल यह है कि न्यूट्रल क्यों होता है? जितने आपने पढ़ रखे हैं एटम सारे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जो भी आपने पढ़ रखे सब क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। क्यों होते हैं उदासीन? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। इसलिए आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? कैसा चार्ज होता है? निगेटिव होता है। और प्रोटॉन पर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अभी मैंने कहा कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, प्रोटॉन पॉजिटिव होगा, तो प्लस माइनस मिलके क्या कर देते हैं? एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो नेट चार्ज क्या होगा उस पर? जीरो। इसलिए मूल परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। इतना क्लियर है? तो मूल परमाणु उदासीन क्यों होता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है, इक्वल होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो प्लस और माइनस मिलकर एक दूसरे को खत्म कर देंगे। अब फिर हमारा जो एटम होता है वो चार्ज कैसे होता है? जब किसी चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, यानी एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं और जाएगा या कहीं और से निकल के उसके पास आएगा, तब वो क्या होगा? चार्ज होगा। तभी देखो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ऐसे नहीं फ्लो होती। विद्युत धारा कब प्रवाहित होती है? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलते, तभी धारा मिलती है। और धारा मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही क्या होता है? विद्युत धारा होती है। तो यहां पे अगर हम बात करें किसी कंडक्टर पर कितना चार्ज होगा, कैसे मालूम करेंगे? अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर, क्या बात करनी है? चालक पर आवेश की मात्रा की बात करनी है। अगर आपसे पूछा जाए चालक पर आवेश की मात्रा कितनी होगी, तो आपको बात करनी है कि जब चालक से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा ड्यू टू ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंडक्टर। जब चालक से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ट्रांसमिशन होगा, यानी कि स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, तभी उस चालक पर क्या होगा?
आवेश आएगा, तो उस पर चार्ज कितना होगा? हेंस अमाउंट ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एन। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। एन यहां पे क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? कूलाम। चार्ज की यूनिट कूलाम। कैसा होगा? निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निगेटिव होता है, और प्रोटॉन पर चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? इतना ही होगा, बट वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, धनावेश होगा। तो आवेश कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज की बात करेंगे, आवेश के प्रकार की बात करेंगे, तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। चार्ज आर 2 टाइप्स। पहला कौन सा? पॉजिटिव चार्ज, धनावेश। जिसकी हिंदी या इंग्लिश न समझ में आए पूछ लेना। पॉजिटिव चार्ज मीन्स धनावेश। धनावेश कब होगा? अब चालक पर हम धनावेश कब बोलेंगे? तो आपको अभी इतने से इतना समझ में आया होगा कि अगर चालक पर इलेक्ट्रॉन होगा तो ऋणावेश होगा, प्रोटॉन होगा तो धनावेश होगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये नहीं बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है, आपसे बोलेगा चालक से इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको बताना होगा। तो अगर हम आपसे थोड़ी सी बात पूछें, आपने थोड़ा केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 1 होता है, यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी, और होना कितना चाहिए? 8 होना चाहिए। है कितना? या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को या तो ले लेगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तभी इसका ऑर्बिट कंप्लीट होगा। तो क्या करेगा? 1 दे देगा या 7 ले लेगा? जो काम करने में एनर्जी कम लॉस होगी वो काम करना है। तो क्या काम करना पड़ेगा इसको? 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, त्याग देगा। तो इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन को दे दिया, यानी सोडियम पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, और जब कमी हो रही है तो आप जानते हो कि सोडियम पर इसलिए लिखते हैं +1। पढ़ा होगा ना? +1 का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? त्याग दिया, डोनेशन कर दिया। अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 287। इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 है कितना? 7। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। क्या काम करेगा? 1 लेने में आसान रहेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसलिए क्लोरीन पर हमेशा -1 आता है, यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तब कैसा चार्ज होगा? ऋणावेश होगा। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी जब चालक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे तब धनावेश होगा, और इलेक्ट्रॉन उससे बढ़ रहे होंगे तब नेगेटिव चार्ज होगा। इतना क्लियर है? क्लोरीन की वैलेंसी हो गई 1, सोडियम की वैलेंसी 1, वैलेंसी भी मालूम हो गई। तो धनावेश का मतलब क्या हो गया? डिक्रीमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन कंडक्टर। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का डिक्रीमेंट, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी क्या चीज बताएगी? धनावेश को बताएगी। और नेगेटिव चार्ज कब होगा? हाँ, मीन्स ऋणावेश क्या होगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा।
हाँ, इंक्रीमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन कंडक्टर, जब चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पे निगेटिव चार्ज और कमी होने पे पॉजिटिव चार्ज। इसको ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है आप लोग को। आप लोग को ये लगता है पॉजिटिव का मतलब बढ़ जाएंगे, निगेटिव का मतलब घट जाएंगे, बट यहाँ अपोजिट है ना। इतना तो फिलहाल क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोगों ने केवल चार्ज की बात की है। अब चलो कुछ चार्ज की बात कर लेते हैं, जो पार्टिकल पर कुछ चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मालूम हो गया, प्रोटॉन पर चार्ज मालूम हो गया। अब आप बताएं जरा, अल्फा पार्टिकल की हम बात कर लेते हैं। अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण किसको बोलते हैं? अल्फा कण बोलते हैं हीलियम पार्टिकल को। 2He4 होता है। ये 4 क्या है? बोलो, एटॉमिक वेट है। और 2 क्या है? हाँ, एटॉमिक नंबर हो गया। इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉनों की संख्या 2, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, एटॉमिक नंबर 2। तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 हैं, 2। इसलिए चार्ज क्या होगा अल्फा पार्टिकल पर? फार्मूला होता है Q = Ne। कहां लिखा था? वो लिखा हुआ है। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास? तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जितना आवेश होगा, किसके पास? अल्फा पार्टिकल के पास। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया भैया? इतना कूलाम का अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होगा। कैसा होगा? धनावेश होगा। याद रखना इन चीजों को। हाँ, जो एटॉमिक नंबर लिखे होते हैं वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ गए? कोई भी पूछेगा तो आपको ऐसे ही करना है। इतना हो गया। अच्छा, नोट पॉइंट में ये तो हम सब बात कर रहे थे चार्ज की, अभी हमने बात किया है। अब बात कर लेते हैं मास की। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान नहीं, 1.67 10⁻27। बताओ किसका द्रव्यमान ज्यादा है? प्रोटॉन का कि इलेक्ट्रॉन का? प्रोटॉन का ज्यादा है। इसीलिए आप देखो कहीं इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में हम लोग प्रोटॉन को जल्दी से नहीं लेते। जितने भी नेटवर्किंग सर्किट होते हैं उन सब में क्या लेते हैं? इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अपेक्षा ज्यादा स्पीड से मूव कर पाएगा, आसानी से मूव कर पाएगा। इसीलिए हम लोग प्रोटॉन को नहीं लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो ये मास की बात हो गई। चार्ज हमने सब पे बात कर लिया है। अब जरा इस पे एक दो जरा क्वेश्चन की बात करें। अगर हम यहाँ एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपसे बोलते हैं मान लो एक चालक पर 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, 5 इलेक्ट्रॉनों का इंक्रीमेंट हो रहा है चालक पर, तो बताओ इस पर कितना चार्ज होगा? इफ इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन ऑन कंडक्टर, then find the total charge and nature। आपको टोटल चार्ज बताना है और नेचर क्या होगा, प्रकृति कैसी होगी। प्रकृति मतलब वो धनावेश होगा कि ऋणावेश होगा। एक आंसर आपको यहीं से मिलेगा। कंडक्टर पे इलेक्ट्रॉन का इंक्रीमेंट हो रहा है कि डिक्रीमेंट हो रहा है? इंक्रीमेंट, अधिकता हो रही है। अधिकता होने पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो एक आंसर मिल गया। नेचर क्या होगा इसका? ऋणावेश होगा। चार्ज कितना होगा? Q = आपको मालूम है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मालूम आपको, तो कितना हो गया? 8.0
इतना कूलाम चार्ज हो जाएगा कंडक्टर पर। कैसा होगा? हाँ, ऋणावेश होगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इंक्रीमेंट का डिक्रीमेंट का पूछे तब भी ऐसे ही मालूम करना। या हो सकता है किसी कंडक्टर पर बोल दे कि इतना चार्ज है तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होंगे। इफ चार्ज ऑन if positive charge on conductor is 9.6 into 10 to power minus 19 coulomb, then find the number of electron ऑन कंडक्टर। तो उस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अच्छा, इसमें एक चीज और भी पूछ सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होंगे? तो पॉजिटिव है चार्ज तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे कि ज्यादा होंगे? पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। कितने इलेक्ट्रॉन की होगी वो निकालना है। Q इक्वल टू एन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है तो N इक्वल टू Q अपॉन E हो जाएगा। Q कितना है? 9.6 10 टू पावर माइनस 19 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10 टू पावर माइनस 19। ये कैंसिल हो गया, कितने टाइम्स आएगा? तो N इक्वल टू 6 आएगा। क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा, यानी कमी होगी। 6 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उस कंडक्टर पे। इतना मालूम हो गया? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता देना भाई। दो क्वेश्चन जो आपने किए हैं ऐसे क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिलेंगे, लेकिन ये चैप्टर 12th की बुक में होगा। 12th की बुक का फर्स्ट चैप्टर है, तो इसमें क्वेश्चन आपको 6-7 क्वेश्चन मिलेंगे, वही सेम क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, पूरा फुल तो नहीं कंप्लीट हुआ है, क्योंकि टॉपिक जो सिलेबस आया है उस सिलेबस में वो टॉपिक है ही नहीं है। जैसे डॉप्लर इफेक्ट नहीं था, और प्रोग्रेसिव वेव, ट्रांसवर्स वेव पढ़ाया था, और स्टेशनरी वेव पढ़ाया था। ये हो गया था, लगभग हो गया है। 80% प्लस है। हम कह सकते हैं कि लगभग 10 से 15% सिलेबस में नहीं दिया गया था, वही छोड़ना पड़ा। लेकिन क्वेश्चन आपके पेपर के टाइम सारे करवाएंगे। बस पेपर की जब डेट आ जाए तो बता देना, फिलहाल देख लेंगे, मालूम हो जाएगी। अभी नहीं है, आएगा। मैं बता रहा हूँ जब भी पेपर, हाँ अभी तो फॉर्म अप्लाई करोगे। देखो, निकलेगा उन्हीं का जो सीरियस होकर तैयारी करते हैं, सबका नहीं निकलेगा, सिंपल सी बात है। और दिमाग में ये मत रखिएगा कि जो पढ़ने में तेज है उसी का निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं, ये दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दो। अच्छा, अगर आपको नहीं ऐसा विश्वास है तो आप कल्पना करके देख लो, आपके आसपास जो बच्चे रहे होंगे आपसे बड़े, जो टॉपर रहे होंगे बहुत सारे, वो आज घूम रहे होंगे, जो कमजोर होंगे वो आज सेलेक्ट हो गए होंगे, क्योंकि वो कंटिन्यूअस लगे हुए थे। और जो टॉपर थे उनको लगा था कि हम टॉपर हैं, वहां तो निकल ही जाएगा। जैसे आपको आप मुझे बताना,
जैसे आप पढ़ते हो, मैथ हो गई, फिजिक्स हो गई, जो भी पढ़ते हो, कंपटीशन में आप बैठते हो तो लगभग देखो 150-200 क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में। जैसे अभी एसआई का एग्जाम आने वाला है, तो एसआई में 160 क्वेश्चन आते हैं, 160 क्वेश्चन, 160 क्वेश्चन 120 मिनट में करना है, कैसे पॉसिबल है? 40 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, रीजनिंग भी एक तरह से मैथ ही होती है। एक क्वेश्चन करने में 1 मिनट का तो टाइम लगेगा। मैं मानता हूं कि आपने मान लो बहुत फास्ट एक क्वेश्चन पढ़ोगे, समझोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे, 1 मिनट टाइम लगेगा, फिलहाल ज्यादा ही लग जाता है। आपको देंगे, मान लो क्वेश्चन आता है आपको, तब भी आप 1 मिनट में नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही पेपर में भी होता है। बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं सर मुझे टाइम अगर मिल गया होता मैं पूरा पेपर सॉल्व कर दूंगा। मानता हूं कर देंगे वो, लेकिन निकलता उनका है जो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते पेपर में, सिर्फ समझ के आंसर दे देते हैं। अब आप मुझे बताओ, जो पेपर बना रहा है उसको खुद मालूम है कि 160 क्वेश्चन अगर कोई करेगा, जो ट्रेडिशनल मेथड आप पढ़ते हो स्कूलों में, उस मेथड से कोई करेगा तो होगा ही नहीं। इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें करना है। अब कुछ लोग वहां पे ट्रिकी मैथ पढ़ते हैं, ट्रिकी मैथ से भैया पार नहीं हो पाएगा। ट्रिकी मैथ क्या होती है? ट्रिक होती है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। हम कहते हैं अगर आप एक टाइप का आप कम से कम 20-25 क्वेश्चन आप कर डालो, आपको ट्रिक अपने आप मिल जाएगी, और वैसा क्वेश्चन जब भी आएगा आप बिना सॉल्व करे आंसर बताओगे। तो मेन होता है प्रैक्टिस, और दूसरी बात है कॉन्सेप्ट। आप जब कोई फार्मूला पढ़ते हो मैथ का, मान लो किसी का वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, जैसे आपसे हम पूछे अगर मान लो किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो सर सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, ये कॉन्सेप्ट में है। अगर किसी का क्षेत्रफल, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल 154 होगा, 154 होगा, और उसकी परिधि आप अगर निकालोगे 44 आएगी। इसी पर सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं। अब आपको ये तरीका इस्तेमाल करना है। रेडियस अगर वृत्त का पूछेगा, क्षेत्रफल कोई भी क्वेश्चन हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि रेडियस वहां 7 होगी। वृत्त का क्वेश्चन कोई भी आए, क्षेत्रफल, परिधि, त्रिज्या, इनमें से कोई भी दिया हो और कोई भी चीज पूछेगा, आपको कलम नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि सब कॉन्सेप्ट से निकलता है। और क्वेश्चन आप देखोगे, देखते ही आंसर मार दोगे, ऐसे होते हैं। जब ऐसे आप मेथड सॉल्व करोगे तब आएगा। वहां पे जो पढ़ने में टॉपर है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, जिसने कॉन्सेप्ट ढेर सारे पढ़े उसका होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, पढ़िए, आप रेगुलर पढ़िए, हार मत मानिएगा जीवन में कभी भी। बस आपको ये पता हो कि हमारे अंदर वो क्षमता है, हम निकाल देंगे, आज नहीं तो कल होगा। बस ये अलग बात है कि जो थोड़ा एडवांस है उसका हो सकता है पहले हो जाए, आपका बाद में हो, लेकिन होगा। मतलब नहीं सकता है अल्फा कण, अल्फा बीटा गामा कण, हाँ हमने लिखा, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, मान लो किसी क्वेश्चन में बोला जाए किसी चालक से 2 अल्फा कण निकल रहे हैं, तो वहां पे अल्फा पार्टिकल का चार्ज इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए हमने वहां पे निकाल के दिया था। ऐसे नहीं दिया, क्वेश्चन आपकी बुक में है इसलिए मैंने दिया है क्वेश्चन वो निकाल। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपकी बुक में नहीं है, मतलब कोई चीज नहीं है जो जिसका इस्तेमाल बुक में ना हो। जितने भी नीट के क्वेश्चन सब इसी से हो जाएंगे, बस ये है प्रैक्टिस की बात है। कभी कभी होता है जैसे आप प्रैक्टिस सेट रखते हो तो आपको लगता है सर ने तो इस क्वेश्चन का फार्मूला बताया ही नहीं, ऐसा नहीं है, सारे फार्मूले उसी में होते हैं, बस फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करना होता है उस समय, और वो मॉडिफिकेशन क्या है, वही तो कॉन्सेप्ट होता है, कहां से तोड़ के क्या बनाना पड़ेगा। चलिए अब एक हम आपको दिखाते हैं, जैसे अगले टॉपिक है कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ क्या है, कूलाम का नियम की बात करेंगे। कूलाम क्या होता है, आप कहोगे सर जी ये तो चार्ज का यूनिट है, चार्ज का मात्रक होता है ना।
तो चार्ज का जो मात्रक होता है कूलाम, वो एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर कूलाम का नियम बना है। अच्छा, कूलाम का नियम होता क्या, ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम याद है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन, बताया था ना, पढ़ा चुके हैं। आपने पढ़ा था F इक्वल टू जी m1m2 बाई आर स्क्वायर, याद है? तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बताए थे उन्होंने। F जो होता है, जो फोर्स होता है, दोनों पार्टिकल के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासेस के, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दो बातें थी, उसी से रिलेशन इसका भी है, ध्यान से समझना। बस उन्होंने दो द्रव्यमानों के बारे में बताया, इन्होंने दो चार्ज पार्टिकल के बारे में बताया। ध्यान देना प्रतिष्ठा, कड़वा है का है? ऐसे मुंह बना रखे जैसे कड़ू है। अरे इतना तीखा नहीं पढ़ा रहे हैं। देखो आपके पास क्या है, दो चार्ज पार्टिकल हैं। ये मान लो दो चार्ज पार्टिकल हो गए, इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर है, कुछ भी डिस्टेंस ले सकते हो। इन पर चार्ज मान लो Q1 Q2 है। अगर यही न्यूटन्स लॉ होता ग्रेविटेशन का, तो वहां पे m1 m2 होते। अब कूलाम्स ने बोला है, अच्छा दोनों में एक डिफरेंस। न्यूटन ने बोला था कि अगर ब्रह्मांड में कोई दो पार्टिकल होंगे तो उनके मासेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित तो नहीं करते। लेकिन चार्ज में क्या होता है, चार्ज में नेचर होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव। चार्ज कहता है कि अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक चार्जेस यानी समान चार्ज प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल काम करता है। अगर कोई आपसे पूछे दोनों के नियमों में क्या अंतर है, तो इसमें केवल आकर्षण हो गया, इसमें आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल जो होते हैं वो मोशन में भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे हमेशा रेस्ट में रहेगा। अभी और भी मिलेंगे अंतर। तो कूलाम्स ने बोला है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हो, तो इनके बीच में हमेशा एक फोर्स काम करेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको वैद्युत बल कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। दोनों चार्जेस के क्या है, प्रोडक्ट के अनुक्रमानुपाती। और बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी जैसे जैसे दूरी आप बढ़ाओगे चार्जेस की, वैसे वैसे उनके बीच में फोर्स कम हो जाएगा। चार्ज को पास लाओगे, फोर्स बढ़ जाएगा। ये दो बातें बताई हैं, और सेम ऐसे ही इन्होंने भी बताई थी। अगर इसको बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम, रेसिप्रोकल स्क्वायर लॉ। व्युत्क्रम वर्ग नियम यहां पर भी है, यहां पर भी है। दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, साथ साथ दोनों को रिलेशन भी बता रहे हैं, क्या अंतर दोनों में है। इन दोनों को जब आप मिला दोगे तो Q1 Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली है आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल साइन यहां पे हटाया था तो कैपिटल जी आया था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहां पे प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो यहां पे दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यूनिट क्या होगी इसकी, ओनली न्यूटन। फोर्स निकाल रहे हैं ना, नहीं इसकी नहीं पूछ रहे हैं, इस जो फार्मूला निकला है F की यूनिट न्यूटन। अब यहां पे देखिएगा यहां से देखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 यूनिट, नहीं मालूम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। यानी ये बोलता है कि अगर निर्वात है तो वहां पे विद्युत का प्रवाह कितनी रेट से होगा, कितने दर से होगा, और कोई माध्यम आएगा तो किस रेट से होगा।
तो सबसे हल्का मीडियम यहाँ पे हम लोग निर्वातीय वायु को ले लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 10⁻⁻12, यूनिट क्या होगी, ये जो लिखा है इसी का उल्टा यहाँ हो जाएगा। देखो यहाँ एप्सिलॉन नॉट नीचे था तो जो यूनिट थी, यहाँ एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो यूनिट अपोजिट हो जाएगी, उलट जाएगी। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होती है, निकालोगे रीमा, चलो निकाल लेते हैं। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट तो भैया एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, यहाँ निकालोगे फार्मूला क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट इधर लाओगे तो एफ नीचे आ जाएगा, तो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं एफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इतना होगा। तो भैया यहाँ रखोगे Q1 Q2 क्या है, चार्ज है, चार्ज की डायमेंशन 80 होती है, और नीचे F क्या है, फोर्स, फोर्स की डायमेंशन, R डिस्टेंस है, डिस्टेंस की रख दिया L स्क्वायर है, M को ऊपर ले जाना है, M-1 हो गया, M के बाद L, L और L स्क्वायर, L क्यूब ऊपर जाएगा -3, या T स्क्वायर और T की पावर -2 ऊपर जाएगा, 4 हो गया, A इंटू ए, तो भैया ये हो गई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन हो गई। ठीक है, ये हो गया कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, वेक्टर फॉर्म आपको दूसरे टाइप से बताते हैं, जैसे आपने स्कूल में पढ़ा वैसे नहीं बताते क्योंकि हमारे काम का नहीं है। आपने पढ़ा होगा 11th में जब पढ़ा था वेक्टर चैप्टर था, वहां पे था यूनिट वेक्टर था, एकांक सदिश। एकांक सदिश का मतलब है अगर उससे किसी भी अदिश राशि को गुणा कर दिया जाए तो उस राशि पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर इसको हम कूलम्ब्स लॉ को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। देखो क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट वेक्टर, वेरिएबल टर्म कौन है, दूरी, दूरी के घटने बढ़ने पर बल कम या ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर आर कैप, ये बन गई वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको मालूम है यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला होता है आर कैप, ये होता है वेक्टर आर अपान में मॉड ऑफ वेक्टर आर। अब किसी वेक्टर क्वांटिटी से जब मॉड हटाओगे तो वेक्टर भी हट जाएगा, ओनली आर बचेगा। ये आर कैप के प्लेस पे यहाँ रख दोगे, वेक्टर आर अपान आर रख दोगे तो क्या बन जाएगा, वेक्टर एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, यहाँ रखोगे तो ये आर और आर स्क्वायर मिलके हो जाएगा आर क्यूब इंटू में वेक्टर आर। तो भैया ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। ये सारी वेक्टर क्वांटिटी है चाहे जो लिखिए। चलिए अब आप बताइएगा, नोट करते रहिए, बताइएगा। अगर मान लो दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दे तो उनके बीच में वैद्युत बल कितना होगा। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दे तो बल कितना हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा छोटे छोटे, और आप कहोगे सर वहां तो न्यूमेरिकल आया था लेकिन फार्मूले पर नहीं आया था, वो तो आधे क्वेश्चन पूछ लिया था। तो आधा नहीं होता है, वो कॉन्सेप्ट से पूछता है। तो जब केवल दूरी की बात कर रहा है, दूरी को चेंज किया और बल पूछ लिया, तो दूरी और बल में कौन सा है, देखो ये दूसरा कॉन्सेप्ट यही है। अब मुझे आप बताना, अगर दूरी को हम आधा करेंगे, आधा का मतलब r/2, तो r/2 चला जाएगा ऊपर और r/2 यहाँ रखेंगे तो स्क्वायर होगा ना, तो r²/4, 4 चला गया ऊपर, तो कितना गुना हो जाएगा। देखो F इक्वल टू 1/r² अलग कर दे, कितना गुना हो गया, 4 गुना, तो बल हो जाएगा 4 गुना। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा।
ये नहीं कि आप बोलोगे दूरी को आधा करेंगे तो बल भी आधा हो जाएगा, ऐसे नहीं। अभी मैंने एक चीज बोला भी था कि दूरी कम करेंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, है ना। चलो अच्छा बताओ, अगर मान लो दो आवेशों के बीच की दूरी दूना कर दें तो बल कितना होगा। उल्टा किया है, अभी आधा बोला था, अब दूना कर दिया। नहीं मालूम, मैंने आपको आंसर का हिंट भी आपको दे दिया है, लेकिन आप समझ नहीं पाए। मैंने कहा जो पहले दिया था दूरी को आधी किया था, अब मैंने दूरी को उल्टा कर दिया है, आधा का उल्टा डबल हो जाएगा ना। तो जो आंसर आया था 4 गुना, 4 का उल्टा हो जाएगा 1/4, तो बल हो जाएगा 1/4। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा था, बस उल्टा कर दिया था। ऐसे भी रख के देख लो, डबल करेंगे तो यहाँ पे r के प्लेस पे 2r और 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, तो बटे में 4 होगा, 1/4 यानी 1/4 बल हो जाएगा। वैसे भी आपको दिमाग लगा लेना है कि दूरी हमने बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स कम हो जाएगा, बढ़ेगा थोड़ी फोर्स। तो फोर्स क्या हो गया, 1/4 हो गया। दूरी को, अच्छा आपने कहा बल को, इन्होंने कहा बल को दूना अगर कर दे, ये जो F है बल को दूना करेंगे, F के प्लेस पे हम रख देते हैं 2F और ये 1/r स्क्वायर है, तो इसका कर दो आप उल्टा, तो 1/2F इज इक्वल टू r स्क्वायर होगा। तो r इक्वल टू कितना आएगा, तो भैया हम यहाँ पे 1/f को अलग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/√2 गुना हो जाएगा दूरी। बल को आपने बढ़ाया था ना, तो बल बढ़ेगा कब, जब दूरी कम होगी। देखो दूरी कम हो गई ना, 1/√2 यानी छोटी हो गई दूरी। चले इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना होगा। सर से कह दो ये स्टैंड डबल ले आए, सिंगल स्टैंड में हिल रहा है पूरा बोर्ड। ये लाए था नहीं, कहीं किसी क्लास का बोर्ड है हमको लगता है ना। नहीं लेकिन यहाँ नहीं था, मतलब नया नहीं आया, किसी क्लास में लगा है, तो वही उठा के ले आए जहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगा है। चलो देखो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से समझना क्वेश्चन। आपसे बोला जा रहा है, मान लीजिए कि 2 चार्ज हैं, ठीक है, टू चार्जेस 3.6 10⁻⁻19 कूलम and 6.4 10⁻⁻19 कूलम are placed at 4 meter distance to each other। एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर 2 चार्ज रखे हुए हैं।
ठीक है, फुल स्टॉप। वेयर आर प्लेस्ड थर्ड चार्ज प्लस क्यू, थर्ड चार्ज को कहाँ रख दें, वेयर आर प्लेस्ड थर्ड चार्ज प्लस क्यू बिटवीन देम that is both charges are in equilibrium state, जिससे दोनों चार्ज क्या हो, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, साम्य अवस्था में हो, यानी संतुलन की अवस्था में हो। क्वेश्चन समझ गए होंगे। दो चार्ज है, उनके बीच में एक थर्ड चार्ज प्लस क्यू को हम कहां रखें कि दोनों चार्ज बैलेंस कंडीशन में हो जाए, संतुलन की अवस्था में हो जाए, ये क्वेश्चन है। बीच की दूरी 4 मीटर। चलिए सॉल्व करते, जैसा कहा है वैसा आप देख लो। दो चार्ज है, 3.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम और 6.4 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम, दोनों एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पे हैं, है ना। अब थर्ड चार्ज को इनके बीच में कहाँ रखना है पता नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं कि पहले चार्ज से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, यहाँ पे हमने रखा है प्लस क्यू चार्ज, कोई पॉइंट मान लेना, वो मान लिया। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज को रखेंगे तो बैलेंस कंडीशन में होगा, ऐसा माना है। अब जितनी दूर हमने ये माना है x, इसी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अगर ये x है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 4 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 4 थी, 4 से x माइनस कर देंगे, बच जाएगी, है ना। अब बैलेंस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स एट ओ पर फोर्स निकाल रहे हैं पहले वाले चार्ज के कारण, ड्यू टू 3.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। इस कूलाम के कारण F पर फोर्स O पर फोर्स बताना है, तो F निकालने, इसको हम F1 मान लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 Q1 Q2 3.6 10 टू पावर माइनस 19 और Q2 कितना है Q। अच्छा एक चीज और, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो चार्ज का जो साइन होगा उसको नहीं रखते हैं, प्लस या माइनस नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि वो ओनली नेचर को बताता है, मैग्नीट्यूड को नहीं बताता, इसलिए प्लस या माइनस नहीं रखना होगा। अपॉन में आर स्क्वायर, बीच की डिस्टेंस कितनी है, x है, डिस्टेंस हो गई x, तो एक्स स्क्वायर हो गया। ऐसे निकाल लो, एंड F2 O पर फोर्स निकालेंगे इसके कारण, दूसरे वाले चार्ज के कारण, वो भी ऐसा ही बनेगा। Q1 कितना है 6.4 10 टू पावर माइनस 19 और Q2 है Q। इनके बीच में फोर्स, बीच की डिस्टेंस ये हो गए दोनों। एट बैलेंस्ड कंडीशन है, बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होगा, बैलेंस तो तब होंगे जब दोनों फोर्स इक्वल होंगे, तो F1 F2 रख दो। बाई एक्स स्क्वायर, इस साइड में 1/4πε0 6.4 10 टू पावर माइनस 19 इंटू Q अपॉन में 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लोगे हैं? नहीं कर पाओगे। अरे बहुत सिंपल है, ये लो कैंसिल हो गया, q से q कैंसिल हो गया, पावर से पावर कैंसिल हो गई, पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दो। 36 बाई एक्स स्क्वायर 64 बाई 4 माइनस एक्स। अभी सॉल्व होगा? कैसे सॉल्व करोगे बताओ मुझे? मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, स्क्वायर, हाँ स्क्वायर खोलेंगे। अरे भैया ऐसे नहीं करना है, बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन। हम आपको कहते हैं छोटा करो। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में रूट ले लो। 36 का रूट और एक्स स्क्वायर का 64 का इसका। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 4 जा 24 इज इक्वल टू, तो 24 इज इक्वल टू, तो एक्स इज इक्वल टू 24 बाई 14। हाँ इसको डिवाइड कर लेना है, किससे कटेगा? 12/7 लिखियो, पॉइंट बदलना नहीं होगा। 7 1 जा 7, 5 बचेगा 50, 1.7 मीटर। 1.7 मीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट होगा, जहां पे प्लस की चार्ज रखोगे तो वो बैलेंस कंडीशन पे होगा। अब क्वेश्चन में पूछ सकता है ये भी कि पहले वाले चार्ज से कितनी दूर वो पॉइंट होगा, तो इतना होगा डिस्टेंस। ये भी पूछ सकता है दूसरे वाले चार्ज से कितना दूर होगा, तो 4 माइनस एक्स। ये जो आया है 4 से माइनस कर दोगे तो इधर से डिस्टेंस मिल जाएगी। समझ गए? हाँ क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। एक चैप्टर खत्म हो गया, मतलब कूलाम्स लॉ खत्म हुआ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है, गॉस थ्योरम भी होगी इसी में। आप लोग का 12th हो गया कि है? 12th चल रहा है। फॉर्म अप्लाई करोगे इस बार नीट का कि जेई का? जेई का। तुम्हारा जेई का। मैथ और फिजिक्स मजबूत कर लो ढंग से, और नीट वाले केमिस्ट्री बायोलॉजी ज़्यादा बेहतर पढ़ें। फिजिक्स भी पढ़ें लेकिन ज़्यादा बेहतर केमिस्ट्री बायोलॉजी। और जितना हवा बना है ना सब ये नीट जेई, जैसे कुछ लोग को बताओ तो कहते हैं नीट जेई क्वालिफाई हो गया। अरे बहुत हवा नहीं है कोई चीजें, इजी है। क्वेश्चन आपको भले ही अलग लगते हैं, क्वेश्चन आपको आपकी क्लास से अलग इसलिए दिखते हैं क्योंकि आपके जो क्लास में क्वेश्चन होते हैं उनको आप बगैर सॉल्व किए आंसर नहीं निकाल पाओगे, लेकिन जो नीट जेई में आते ना बिना सॉल्व किए आंसर निकाल लोगे फटाक से, कॉन्सेप्चुअल बेस पे। अब जैसे ये क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व करके बताया, अभी आगे चलने दो, जब क्वेश्चन कराएंगे तो वहां पे आपको कॉन्सेप्ट इसी से निकाल दे देंगे, इतना करना ही नहीं पड़ेगा भाई। इतना भी करने में आपको टाइम लगेगा ना, तो ये सब आपको नहीं करने होंगे। हाँ डायरेक्ट यहीं से, वो भी नहीं, कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से वो भी कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहीं से। बस कर देना, हो तो गया, पर्याप्त क्लास हो गई।